It's unit number 3. So unit number 3. Newton's laws of motion. So Newton's laws of motion start होता है with the concept of inertia. अच्छा, so inertia basically inability है body की, inability to change its state by itself, to change its state by itself. हर बॉडी की एक इनहेरिट प्रॉपर्टी है, बॉडी चाहती है अपनी स्टेट मेंटेन रखना. अब जब आप मैकेनिक्स में आते हो ना, मैकेनिक्स में स्टेट का मतलब है मोशन. मोशन कैसे चेंज नहीं करेगी बॉडी? भाई मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है. सो बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो चाहती है उसकी स्टेट चेंज ना हो. मींस ना डायरेक्शन चेंज हो वेलोसिटी का, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो. नो चेंज इन मैग्नीट्यूड. बस ये जो मैं शुरू के 3-4 मिनट में आपको बता रहा हूँ ना, वही है पूरे न्यूटन फर्स्ट लॉ. नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. कि हर बॉडी की टेंडेंसी है कि बॉडी चाहती है उसकी स्टेट में कोई चेंज ना हो. स्टेट में चेंज होने का ना होने का मतलब है बॉडी कोशिश करती है कि ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी का, ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो. दिस इनेबिलिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया. इसे इनर्शिया कहते हैं. इनर्शिया गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस किया था ये टर्म. इनर्शिया को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 तरह से आप डिफाइन कर सकते हो. सो इनर्शिया सिंपली बॉडी की टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी की वजह से बॉडी कोशिश करेगी कि उसकी स्टेट चेंज ना हो, न वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, न वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज. मींस अगर ये पेन रेस्ट में है, मींस इसकी वेलोसिटी इज 0. तो पेन की टेंडेंसी होगी, पेन पूरी कोशिश करेगा कि ये रेस्ट में रहे. 0 है ना, हमेशा 0 रहे, ना मोशन में आए, वेलोसिटी चेंज ना हो. ये इसकी टेंडेंसी है. अब मान लो ये रेस्ट में था, मैं इसको मोशन में लाना चाहता हूँ, ये अपोज करेगा मोशन में आने का. तो इसे मोशन में लाने के लिए मुझे बाहर से एक फोर्स अप्लाई करनी होगी. ये न्यूटन का कंट्रीब्यूशन था. न्यूटन ने कहा था कि इनर्शिया चेंज करना चाहते हो तो फोर्स अप्लाई करनी. तो ये इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है ये गैलीलियो ने दिया. 3 तरह की इनर्शिया बताई थी उसने. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हालांकि 3 तरह नहीं, एक ही चीज है, वेलोसिटी ही चेंज हो रही है तीनों में. इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion, inertia of direction. तो गैलीलियो का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगी हमेशा रेस्ट में रहे. आप रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, बॉडी ऑपोजिशन देगी. किसी एक वेलोसिटी से बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करे. आप डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेंगे, बॉडी ऑपोजिशन देगी. वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कोशिश करेगी हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से जाओ. 10 से चेंज करने की कोशिश करोगे, ऑपोजिशन देगी. आपको ऑपोजिशन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करनी. ये जो ऑपोजिशन के अगेंस्ट में कह रहा हूँ फोर्स अप्लाई करनी होगी, ये न्यूटन ने दिया था. गैलीलियो ने सिर्फ ये बताया था कि बॉडी अपनी टेंडेंसी मेंटेन करने की कोशिश करती है. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ.
न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया। तो फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी की इनर्शिया चेंज कर सकता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है, आप चाहते हो कि रेस्ट से नहीं मोशन में आ जाए, तो आप फोर्स अप्लाई करो। तो वो एजेंट जो बॉडी की इनर्शिया चेंज कर सकता है, दैट इज फोर्स। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, उसने डिफाइन किया था कि फोर्स वो एजेंट है जो बॉडी की इनर्शिया को चेंज करता है। अब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है मास पर। जितना हैवी मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। सो मास डिफाइन इनर्शिया ऑफ मूविंग बॉडी और नॉट मूविंग बॉडी। सर वो आपने डिफाइन मास लिखा है? हाँ, मास डिफाइंस इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। कि बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी इनर्शिया होगी। मीन्स वो उतनी ही इसमें टेंडेंसी होगी अपनी स्टेट मेंटेन करने की। जैसे मैं एक पेन ले लूं, एक रॉक ले लूं 100 kg की, रॉक में ज्यादा इनर्शिया होगी। रॉक को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगानी होगी, ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी। पेन में उतनी एफर्ट्स, उतनी फोर्स की जरूरत नहीं, आसानी से। सो ये डिफाइन मास डिफाइन करेगा इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। इन ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशन में कहानी बदल जाती है, जब रोटेशन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होगा जो इनर्शिया को डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा। इतना लिख लीजिए भाई। मैत्री, एक 1 kg की बॉडी है और एक 1000 kg की बॉडी है, किसे मूव कराना मुश्किल है मैत्री? एक 1 kg, एक 1000 kg, किसे मूव कराना मुश्किल है? सर वो आपने क्या लिखा है? बॉडी एंड ट्रांस कौन सा, कहाँ कहाँ पर? सर मास डिफाइन में, मास डिफाइंस इनर्शिया ऑफ बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ मैत्री बताओ मुझे, तभी तो हम डिस्कस करेंगे आगे। सर 1000 सो मूव कराना मुश्किल है, इसका मतलब कि 1000 वाले के पास ज्यादा इनर्शिया है, वो उसको मूव कराना मुश्किल है, उसके पास ज्यादा इनर्शिया, उसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी रेस्ट में रहने की। उसे मूव कराने के लिए ज्यादा एफर्ट्स देनी शुरू कर, ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी, ज्यादा एफर्ट्स देनी होगी। इस तरह से इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास पर। जितना हैवी मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उसको चेंज करने के लिए इनर्शिया, उतनी ज्यादा एफर्ट्स देनी। तो यहां से अंदाजा लगता है कि इनर्शिया डिपेंड कैसे कर। अब देखो जरा कुछ एग्जांपल्स देखो, जिससे आपको दिखेगा कि अच्छा बॉडी ऑपोजिशन भी देती है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में एग्जांपल लिख देता हूं जिसमें आपको ऑपोजिशन दिखेगा इन एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मान लीजिए एक बस है, बस एट रेस्ट, और इसमें एक पैसेंजर खड़ा हुआ। इनिशियली एक बस रेस्ट में, और इस बस में एक पैसेंजर है। ये पैसेंजर रेस्ट में, तो पैसेंजर की टेंडेंसी है हमेशा रेस्ट में रहने की, कोशिश करेगा कि हमेशा रेस्ट में रहे। बस में एक इंजन होगा, आप वो इंजन ऑन कर देते हो। जैसे ही आप इंजन ऑन करते हो, बस इस डायरेक्शन में मूव करेगी विद वेलोसिटी भी। इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि ये जो पैसेंजर है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करे। जैसे आपने इंजन ऑन किया, बस का इंजन बस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स की वजह से बस मोशन में आ गई। बस खुद मोशन में नहीं आई है, बस की टेंडेंसी थी रेस्ट में रहने की, लेकिन उसे मोशन में लाने के लिए इंजन ने फोर्स अप्लाई की। अब वो फोर्स जो इंजन बस पर अप्लाई करता है, वो फोर्स बस के फ्लोर पर भी अप्लाई कर रही थी।
बस के फ्लोर से इस आदमी के फीट अटैच थे, तो उसके फीट पर भी वो फोर्स काम कर रही, उसके फीट मोशन में आ गए बस के साथ साथ। बट बॉडी का जो अपर पार्ट है ये बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट कोशिश करेगा कि ये पैसेंजर रेस्ट में रहे, इसका अपर पार्ट कोशिश करेगा कि वो रेस्ट में रहे, क्योंकि उस पर कोई डायरेक्ट फोर्स काम नहीं कर रही। तो होगा क्या, लोअर पार्ट मोशन में आ जाएगा, अपर पार्ट रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो ऐसा पैसेंजर अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे ये फील होगा कि एक बैकवर्ड पुश मिल रहा है। तो बैकवर्ड पुश है क्या बेसिकली, जो मेरा बॉडी का अपर पार्ट है ना वो नहीं मूव करना चाहता, कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, लोअर पार्ट के ऊपर तो फोर्स एक्ट कर रही है फ्लोर की वजह से, तो लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, अपर पार्ट अपनी जगह रहने की कोशिश करेगा। तो एक ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बैकवर्ड पुश किया, बेसिकली बैकवर्ड पुश नहीं है, बैक जो अपर पार्ट है वो अपनी जगह रहने की कोशिश कर रहा है। तो जो बैकवर्ड पुश था, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अपर पार्ट अपनी इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब बॉडी डिटैचेबल नहीं होती तो लोअर पार्ट के साथ अपर पार्ट भी मूव कर जाएगा। इन केस अगर बॉडी डिटैचेबल होती तो लोअर पार्ट अपनी जगह रह जाता, लोअर पार्ट आगे निकल जाता, अपर पार्ट अपनी जगह। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल और है कि आप एक ग्लास लो, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो, कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक कॉइन रखो, जैसे ही आप कार्डबोर्ड को पुश करोगे कार्डबोर्ड बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। ऐसे होगा, अगर आपने कार्डबोर्ड को पुश किया, फोर्स आपने किस पे लगाई है, कार्डबोर्ड पर। कार्डबोर्ड और कॉइन में कोई रिलेशन नहीं है, आप पुश करोगे कार्डबोर्ड नीचे निकल जाएगा, कॉइन एज इट इज यहाँ गिर जाएगा, क्योंकि कॉइन कोशिश कर रहा था अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की, कार्डबोर्ड मोशन में आ गया फोर्स की वजह से, तो गिर जाएगा। जो आपने सेकंड एग्जांपल दिया कॉइन और कार्डबोर्ड ग्लास, तो उसमें से इनर्शिया में कौन सी बॉडी है, कॉइन इनर्शिया में है, कार्डबोर्ड या फिर ग्लास? हाँ देखो, कॉइन जो है, कॉइन अपनी इनर्शिया सब अपनी इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मैंने फोर्स अप्लाई करी वो फोर्स अप्लाई करी है कार्डबोर्ड पर। यस सर। तो टेंडेंसी कार्डबोर्ड की चेंज होगी, कार्डबोर्ड मोशन में आएगा, कॉइन पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो कॉइन अपनी जगह रहने की कोशिश करेगा और नीचे गिर जाएगा। सो कॉइन इज इन इनर्शिया। हाँ, कॉइन इज इन इनर्शिया। कॉइन अपनी इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यस, कॉइन विल मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके। इसके बाद देखो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, अगर एक बॉडी मोशन में है, एक बस मान लेते हैं जो बस मोशन में थी, जल्दी से एग्जांपल्स खत्म करते हैं। बस इन मोशन, बस मोशन में है, v वेलोसिटी से बस जा रही। अब बस मोशन में तो इसकी पूरी बॉडी मोशन में, फीट भी मोशन में है, अपर पार्ट भी मोशन में, सब कोशिश करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन रखने की। अब एक जगह ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, ब्रेक लगाने का मतलब है उसने फोर्स अप्लाई करी, फोर्स बस पर एक्ट हुई, फोर्स उसके फीट पर एक्ट हुई, तो उसके फीट तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर पार्ट क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा चलता है, अपर पार्ट क्यों रुकेगा, फोर्स तो लोअर पार्ट पर एक्ट करिए, लोअर पार्ट रुक जाएगा, अपर पार्ट कोशिश करेगा इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन रहे। तो होगा ये, लोअर पार्ट मोशन रेस्ट में आ जाएगा, अपर पार्ट मोशन में रहेगा, तो आपको लगेगा कि फॉरवर्ड एक पुश मिल रहा है आगे गिरने की तरफ, आगे की तरफ। ऐसी तो होता है, जैसे कार में या बाइक में जैसे ब्रेक लगते हैं, आप फॉरवर्ड एक पुश होता है, उसका रीजन है आपकी बॉडी कोशिश करेगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन को मेंटेन करने की और आगे गिर जाएगा। सर मतलब इस एग्जाम्पल में जो पर्सन है वो भी मोशन में है। वो मोशन है। तो देखो यहाँ पर इस एग्जांपल में ये बस है, बस के अंदर आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया, ये पैसेंजर है, बस मूव कर रही, पैसेंजर मूव कर रहा है, उस पैसेंजर के फीट बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में, जैसे बस मूव करेगी वैसे उसके फीट मूव करेंगे। आपने बस पे ब्रेक लगाया समक्ष, जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो उसके फीट के साथ क्या होगा, उसके फीट रेस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक का मतलब है आपने फोर्स लगाई, फोर्स बस पर एक्ट कर रही है, फोर्स उसके फीट पर एक्ट कर रही है,
लेकिन फोर्स उसके अपर पोर्शन पर एक्ट नहीं करे। तो अपर पोर्शन तो कोशिश करेगा मूव करने की, लोअर पोर्शन रेस्ट में आ जाएगा, तो एक फोर्स मिलेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे होता है ना गाड़ी में, जैसे ब्रेक लगते हैं तो आगे की तरफ गिरते हैं, जिसके लिए उससे बचने के लिए सीट बेल्ट। तो वही कहानी है, आपकी बॉडी, अगर एक कार है ना 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, आप उस कार में बैठे हुए हो, तो आपकी बॉडी चाहती है हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर से जाए। आपने जैसे ही ब्रेक लगाए, लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अब भी कोशिश करेगा 100 किलोमीटर पर आवर से। तो होगा यही कि वो एक फॉरवर्ड पुश मिलता है, जिससे बचाने के लिए सीट बेल्ट के भी आए नहीं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो, बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कि भाई डायरेक्शन चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, दैट मींस बॉडी कैसे मूव करेगी स्ट्रेट लाइन। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी is to move in straight line. ये बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि बॉडी चाहती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करो, ये नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगानी होगी, फोर्स नहीं लगाओगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, आपने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग से एक स्टोन बांध दिया, एक स्ट्रिंग ली, स्टोन बांध दिया, मैं घुमा रहा हूँ। जब स्टोन सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर मोशन आप सब पढ़ चुके हो, अगर ये स्टोन सर्कुलर पाथ में जाएगा तो स्टोन की वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, हो रहा है ना। स्टोन को मैं घुमा रहा हूँ तो मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा हूँ, मैं इनर्शिया के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इसकी टेंडेंसी तो थी कि डायरेक्शन चेंज ही ना हो, सीधे चला जाए। पहले वेलोसिटी यहाँ थी, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो मैं जब भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने की, बार बार फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। अब मान लो जब स्टोन यहाँ आता है तो स्ट्रिंग टूट जाती है, क्या लगता है तुम्हें कैसे जाएगी स्ट्रिंग? स्ट्रिंग थी, टेंजेंशियल मोशन, घुमाता जा रहा हूँ, मैं हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ सर्कुलर पाथ में, क्योंकि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्शन चेंज होने करने के लिए। कहीं जाकर स्ट्रिंग टूट गई, जहां जाकर स्ट्रिंग टूट गई वहां पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला गया, क्योंकि भाई उसकी तो टेंडेंसी यही थी, वो तो चाहता ही था कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए तो हम फोर्स कर रहे थे, जैसे फोर्स खत्म हुई वो स्ट्रेट टेंजेंशियली मूव करे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो दिखाते हैं कि ओके, इनर्शिया रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। चलो, इनर्शिया खत्म हो गया, अब देखो जल्दी से मोमेंटम। So momentum is basically amount of motion in a body. Momentum is amount of motion in a body. So if you have a body of mass m, it's moving with a velocity v. तो इसका जो momentum होगा, that momentum is the product of mass and velocity. So momentum is the product of mass of body and its velocity. P is equal to mv. That's momentum. Momentum is a vector quantity. डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम। इसकी जो एसआई यूनिट होगी मोमेंटम की, इट्स एसआई यूनिट इज मास इज केजी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। So SI unit is kg meter per second. This is SI unit of momentum. अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स तो सिर्फ मोमेंटम पर नहीं आते, न्यूमेरिकल तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आएंगे। ग्राफ पूछ लेते हैं, ये है ना P is equal to mv, वो कहता है मास कांस्टेंट है, ग्राफ प्लॉट करो। तो P is directly proportional to V, तो जब तुम P versus V ग्राफ प्लॉट करोगे, this is V and this is P, so graph will be a straight line, linear relation. P is equal to mv, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो मोमेंटम होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो दिस इज मास एंड दिस इज मोमेंटम। जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। P is equal to mv, मैं आपसे कहता हूं P कांस्टेंट है, तो यहां से m आ जाएगा P by v। m is inversely proportional to v। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे वेलोसिटी वर्सेस मास ग्राफ, जो आपने कहा है कि इसमें मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका एग्जांपल क्या होगा?
मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई देखो, आप एक रॉक ले लो 1 kg की, एक स्टोन लो 1 kg का, एक स्टोन लो 100 kg का, दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव कराओ, किसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स देनी होगी? ये सर जिसका ज्यादा वेट है। इसका ज्यादा मास है, उसके अंदर ज्यादा मोशन था। तो देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने आपको बताया फोर्स क्या है। तो इन वन लाइन, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एजेंट दैट कैन चेंज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। समझ क्लियर है? फोर्स वो एजेंट है जो बॉडी की इनर्शिया चेंज कर देगा। जो भी एजेंट बॉडी की इनर्शिया चेंज कर देगा उसे हम फोर्स कहते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने आपको बताया व्हाट इज फोर्स। फोर्स है क्या? बेसिकली फोर्स वो है जो इनर्शिया चेंज कर देता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ बताएगा कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया। इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, दैट वाज गिवन बाय न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is proportional to rate of change of momentum। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई इंस्टेंट था, टाइम इंस्टेंट t1, इस पर बॉडी का मोमेंटम है p1। एक और टाइम इंस्टेंट ले लिया t2, इस पर बॉडी का मोमेंटम है p2। सो इन टाइम इंटरवल डेल्टा t विच इज t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल अगर हमने ले लिया t2 माइनस t1, मोमेंटम में जो चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम, change in momentum delta p is p2 minus p1। so time interval delta t में बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आया, that change is delta p। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, वो एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगी, मींस चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो फोर्स सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड करेगी कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इस पर भी डिपेंड करेगी कितनी तेजी से चेंज हुआ। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी तेजी से मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जितनी कम फोर्स होगी उतना कम रेट से मोमेंटम चेंज होगा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, आप एक कांस्टेंट यूज करेंगे k, सो f एक्सटर्नल इज k डेल्टा p ओवर डेल्टा p। इन ऑल यूनिट्स, हर यूनिट के अंदर इस k की वैल्यू 1 होगी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स आ गया, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज change in momentum divided by time interval। So that is external force, this is rate of change of momentum, change in momentum divided by time interval। ये external force है जो बॉडी पर एक्ट करे, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब यहां मुझे एक्सप्रेशन देखकर बता, यहां तक बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। समक्ष सर पीयूष? हाँ, सर प्रोपोर्शनल कौन सा हुआ, डायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली, डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्ट। सर इस चीज का मतलब क्या हुआ, इन ऑल यूनिट k इक्वल्स 1? SI, CGS, MKS, कोई भी यूनिट ले लो, k हमेशा 1 आता है। कोई भी यूनिट ले लो, k हमेशा 1। F एक्सटर्नल आ गया डेल्टा p ओवर डेल्टा t। अब ये जो डेल्टा होता है ना, दिस इज एन एवरेज क्वांटिटी। डेल्टा आ रहा है, दैट मींस एवरेज क्वांटिटी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स कितनी हो, इंस्टेंटेनियस फोर्स,
इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए आप सिर्फ इतना करोगे कि जो F एक्सटर्नल है यहाँ आप लिमिट लगा दोगे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 विच इज डेल्टा P ओवर डेल्टा T। लिमिट लगाने से ये जो डिवीजन था ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया dP ओवर dt। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये जो फोर्स है दिस इज इंस्टेंटेनियस, और ये जो था दैट वाज एवरेज फोर्स। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन मैत्री ने पूछा था, C शुरू होता है K कहाँ से आया? मैत्री, कांस्टेंट को तुम K लिख दो, C लिख दो, मर्जी है। तुम तो यार कभी कभी मैत्री ऐसी बात करती हो जैसे आज तुमने ज्वाइन किया। डायमेंशन पढ़ा था मैत्री? यस सर। डायमेंशन में याद है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला? सर हाँ याद है। बनाना हो गया ना, वहां प्रोपोर्शनली का साइन हटा के कांस्टेंट K ही लिख दो। हाँ सर, नहीं मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि के कहाँ से आया, मतलब कांस्टेंट K लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, B लिख देते हैं, कांस्टेंट को K लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि F एक्सटर्नल इज dP ओवर dt। अब आप यहां से जाओ तो और कुछ एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। देखो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ d ओवर dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट अलग कर दीजिए, मास कांस्टेंट अलग ले जाओ, तो ये आ गया d ओवर dt ऑफ वेलोसिटी। सो d ओवर dt ऑफ वेलोसिटी जो होगा दैट इज एक्सेलरेशन। dv over dt is acceleration. So जो external force है that external, अच्छा अब इसमें हम कुछ चीजें और करते हैं। जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था, भाई आप में से कौन है जिसे डिफरेंशिएशन नहीं आता? क्योंकि मुझे उसे आज ही सिखाना पड़ेगा, शाम वाम में मेरे को नहीं आता। मुझे एक बार टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो जल्दी से, कौन किस किस को नहीं आता डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे सिखाना पड़ेगा, बिना इसके तो परेशानी हो जाएगी। किस किस को नहीं आता? आयुष समक्ष को नहीं आता। ओके, आयुष डिफरेंशिएशन आता है? तो देखिए d ओवर dt ऑफ mv, mv को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन m है, दूसरा फंक्शन v। तो आप ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक बार में एक डिफरेंशिएट होता है, दूसरा सेम रहता है। तो m एज इट इज रहा, v को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस v एज इट इज रहा, m को आपने डिफरेंशिएट कर दिया। जब आप प्रोडक्ट रूल लेते हैं तो एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, दूसरा एज इट इज रहता है। तो mv को डिफरेंशिएट कर रहे हो, m रहा, d को डिफरेंशिएट कर दिया, v रहा, m को डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ जो dm ओवर dt है, मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दिया ना, p मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, अभी तो पढ़ा था लास्ट सेक्शन में। मोमेंटम मैत्री, यहाँ p है ना मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू रख दी मास इनटू वेलोसिटी। ये था ना मैत्री, f एक्सटर्नल इज dp ओवर dt, p मोमेंटम है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम की जगह मैंने मास इनटू वेलोसिटी रख दिया, सो d ओवर dt ऑफ mv आ गया। इसे डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया, एक बार में एक डिफरेंशिएट होगा, m को एज इट इज छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, v को एज इट इज छोड़ा, m को डिफरेंशिएट किया। अगर मास कांस्टेंट है, सर यहाँ पे आपने ये क्या किया है कि आपने प्रोडक्ट रूल क्यों अपनाया है? क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना। जरूरी नहीं हमेशा मास कांस्टेंट, मास वेरी भी कर सकता है। रॉकेट है, बलून है, मास वेरी करता है।
तो ये जनरल एक्सप्रेशन है फोर्स का। सर डिफरेंशिएशन का समझाओगे? हाँ समझ, मैं आज देखता हूँ, आज अगर 8:30 पॉसिबल हो पाया। सर 8 o'clock में ऑलरेडी ट्यूसडे में 8-9 नेक्स्ट वीक। मैं बताता हूँ, समझ कॉल करते हैं फिर बताना, कॉल करते हैं। सर अगर हम कोई कार की बात कर रहे हैं, रॉकेट की बात नहीं कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, तो भी हम ये प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं ना, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ आगे। अगर मास कांस्टेंट है तो dm ओवर dt कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जो F एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो फोर्स होगी दैट इज m dv ओवर dt होगी, और इस dv ओवर dt को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो dv ओवर dt की जगह एक्सेलरेशन लिख दीजिए। तो यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आप तभी यूज करेंगे जब बॉडी का मास कांस्टेंट, ये सिर्फ तब वैलिड है, जनरल फॉर्मूला ये। हाँ हर्षित अब बताओ क्या कह रहे हैं। नहीं, अभी जो आपने किया कि आपने dm by dt को 0 रख दिया, सर जब हम यूजुअली जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज 5x स्क्वायर है, तो हम उसमें जब 5 को बाहर लाते हैं, सर उसमें यही करते हैं ना कि कांस्टेंट वाले टर्म को 0 रख देते हैं। जी जी वही चीज है, वही चीज है। ओके सर, समझ में आ गया सर, आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि मुझे तो दोनों कंडीशंस चाहिए थी, मास जब वेरिएबल भी हो और मास कांस्टेंट भी हो। तो ये तब आ गया जब मास वेरी करेगा, ये तब आ गया जब मास कांस्टेंट रहेगा। सर लेकिन अगर हम कोई कार की बात कर रहे हैं, सर वो मूव कर रही है, तब भी उसका फ्यूल जा रहा है, सो मतलब उसका माइन्यूट सा मास लॉस तो हो रहा है सर। और हम बात भी इसकी कर रहे हैं, डी के टर्म्स में कर रहे हैं सर, तो उसे काउंट नहीं करेंगे? काउंट नहीं करते। अगर कार का मास है मान लो 100 kg, 200 kg, फ्यूल गया 5 ग्राम 6 ग्राम, मैटर नहीं करता सर। लेकिन हम बात भी तो बहुत माइन्यूट चेंज ही कर रहे हैं ना, जैसे डीएम कह रहे हैं ना। वो डीएमपी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उस चेंज को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उस चेंज को हम लेते हैं जब हम रॉकेट की बात करें। वो कभी तुम्हें फ्यूल का मास देगा ही नहीं। अगर वो फ्यूल का मास दे दे तो तुम जरूर ये यूज करो। वो तो मान के ही चलता है कि फ्यूल को ले ही नहीं रहा, मास कांस्टेंट है बिल्कुल कार। अगर फ्यूल का मास दे दे तो जो तुम कह रहे हो हर्षित वो सही है, वैसे ही करें। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर अगर दो बॉडीज हैं, दोनों का मास 1 kg और 1 kg है, और दोनों को मैं किसी फोर्स से मतलब उसमें प्रोपेल करता हूँ दोनों को सेम डायरेक्शन में, कि वो आपस में एक दूसरे के सामने आके कोलाइड हों, पर उनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो कोलाइड होने के बाद उनको मतलब मूव करना चाहिए ना अपोजिट डायरेक्शन में, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 into 0 तो 0 होता है। अच्छा, पहली चीज ये कि अगर आप दो बॉडीज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो माना से ना, तो फोर्स की वजह से दोनों की वेलोसिटीज इंक्रीज होगी, राइट? यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वेलोसिटी बढ़ेगी जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। या आप ये कहो कि आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। दोनों केसेस ले लें। मान लीजिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, सेम अमाउंट से बढ़ रही है। जब ये कोलाइड करेंगे, यहाँ जब कोलिजन होगा, ये कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम थी। अब डिपेंड करता है कि ये कोलिजन है कैसा, ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक। अगर ये कोलिजन इलास्टिक होगा तो हर हाल में बॉडीज कोलाइड करेंगी और वापस चली जाएंगी। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है जहां एनर्जी में लॉस नहीं होता, तो ये कोलाइड करेंगी और वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर ये कोलिजन इनइलास्टिक है जहां एनर्जी का लॉस होता है, तो फिर ये बॉडी कोलाइड करेंगी। और कोलाइड करने के बाद अगर दोनों एक दूसरे, देखो कोलाइड करने से पहले एक का मोमेंटम 2 इधर था, दूसरे का 2 -2 इधर था, तो कोलाइड करने से पहले भी नेट मोमेंटम 0 था। मानस समझ में आ रहा है? ऐसा एक और बार रिपीट कर देंगे, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी। जो दो बॉडीज मूव कर रही है ना नॉन इलास्टिक के बाद से, सो मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि इनका जो कोलिजन है, दो तरीके हो सकते हैं। कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है और इनइलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक था तो ये कोलाइड करेंगी और रिबाउंड हो जाएंगी बिल्कुल हर हाल, क्योंकि एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर ये इनइलास्टिक है जहां एनर्जी में लॉस हो सकता है, तो ये कोलाइड करेंगी। कोलाइड करने से पहले मोमेंटम देखो कितना था। एक बॉडी राइट में आ रही थी तो मोमेंटम 2 था, दूसरी लेफ्ट में जा रही है उसका मोमेंटम -2 था।
तो कोलाइड करने से पहले टोटल मोमेंटम कितना था? 0। कोलाइड करने के बाद जब ये रुक जाएंगी तब भी तो टोटल मोमेंटम 0 होगा। मोमेंटम तो अब भी कंजर्व रहा, लेकिन एनर्जी में लॉस हो गया। वो एनर्जी में लॉस हीट या साउंड की फॉर्म में जाएगा। इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो या तो बॉडीज हीट अप हो जाएंगी, या कोलाइजन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वो हीट या साउंड की टर्म्स में बाहर निकला। अब बताओ मानस और क्या कह रहे हो? ठीक है सर, समझ गया सर। एक और क्वेश्चन था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मेरा। अगर एक मतलब राउंड एक बॉल है, मेटल बॉल, उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर हम रोल करेंगे तो वो एक इंस्टेंट मतलब पॉइंट पे आने के बाद रुक जाएगी क्या? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कभी नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है, देखो खुद तो रुक ही नहीं सकती ना। ये चलो अच्छा वो मानस ने पूछ लिया, भाई बाकी लोग भी सुनो इस क्वेश्चन को। अगर मैं एक बॉल लेता हूँ और उस बॉल को मैं फेंक देता हूँ और मैंने ऐसे रीजन में फेंका जहाँ फ्रिक्शन नहीं, कोई फोर्स ही नहीं, तो उस बॉल के साथ क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे इनर्शिया चेंज नहीं होगा। तो वो बॉल हमेशा उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी विद द सेम वेलोसिटी। ये चीज स्पेस में होती है। अर्थ की सरफेस के बाहर निकल जाओ, ना एयर है ना कोई और फ्रिक्शन, बॉडी को फेंक दो, ऐसे फेंकोगे किसी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ना है, तो वो बॉडी हमेशा उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। सर इसका मतलब अगर हम उस बॉल को जमीन पे पटकते हैं, मतलब बम्प होती है, तो बम्प करती रहेगी? हाँ बिल्कुल करती रहेगी, अगर कोलिजन इलास्टिक है, एनर्जी में लॉस नहीं होता। मतलब हर टाइम सर, ये दो चीजें हर्षित तुमने मिस कर दी, बता दी। मानस ने जो पूछा था उसमें कोलिजन नहीं था। मानस का जो बाद में क्वेश्चन था, बॉल को फेंक दिया, मूव करती जा रही है, कोलाइड नहीं हो रहा। तो वहां तो सिर्फ एक फैक्टर आता है, फोर्स नहीं है तो बॉडी मूव करती रहेगी। लेकिन तुमने कोलिजन भी ले आए, तो अब वहां पर एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा कि वो कोलिजन ऐसा होना चाहिए जहाँ एनर्जी लॉस ना हो, तो हमेशा बाउंस करती रहेगी। तो जो तो उस मैंने बॉल में हाँ, उस बॉल में रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा क्या? तुम रोलिंग फ्रिक्शन कंसीडर करना चाह रहे हो? तुम कह रहे थे हाँ, अगर रोलिंग फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो वो सरफेस में थोड़ा लगता है, वो तो सरफेस बोल रहा था ना सब फ्रिक्शनलेस है, रोलिंग फ्रिक्शन तो होगा इसमें तो। रोलिंग फ्रिक्शन है तो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। मैं तो रोलिंग फ्रिक्शन भी नहीं ले रहा। रोलिंग फ्रिक्शन है, कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, लेकिन जीरो नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, बहुत टाइम के बाद ही सही रुक जाएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी। हाँ, और भी कोई कुछ पूछ रहा था? एक्सक्यूज मी सर, मेरा तो अनुभव का। हाँ तो अगर मान लीजिए बॉडी जा रही है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ठीक है। ठीक है, चलती जाएगी वो, अगर उसमें एयर रेजिस्टेंस आ गया तो कितनी देर बाद रुकेगी? दैट डिपेंड्स कि बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, एयर फ्रिक्शन कितना था, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व भी करा था जिसमें एयर फ्रिक्शन लिया था। ये इक्वेशन है v is u plus at, फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन कितना है वो ले लो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल जीरो ले लो, टाइम आ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, मतलब वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगी अगर एयर फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं तो? हाँ बिल्कुल रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। मेत्री का है बट वो तो आइसोलेटेड सिस्टम में होगा, वरना उसे कुछ। हाँ बिल्कुल, मेत्री आइसोलेटेड सिस्टम ही तो ले रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं, दैट मींस आइसोलेटेड, कुछ नहीं है उसके अलावा। फिजिक्स में आइसोलेटेड का मतलब ही यही होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अब्दुल हन्नान सर, अगर एक बॉल को बाउंस करेंगे स्पेस में तो वो बाउंस करके स्ट्रेट जाएगी। बाउंस के लिए तो कोलिजन, अगर तुम्हारा मतलब बाउंस से अब्दुल हन्नान, तो बाउंस के लिए तो कोलिजन की जरूरत है। मान लो तुमने किसी चीज से कोलाइड करा दिया और छोड़ दिया, जब वो ऊपर जाएगी तो सही बात है, वो स्ट्रेट चलती चली जाएगी, कभी नहीं रुकेगी, स्ट्रेट चलती चली जाएगी, नहीं रुकेगी। अच्छा अब देखो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। भाई और बताओ, इसमें और कोई डाउट है किसी का? एक्सटर्नल फोर्स सर, हाँ तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को गिराते हैं वैक्यूम में, ठीक है। तो क्या वो एक टाइम में पहुंचेंगे नीचे? हाँ बिल्कुल एक टाइम पर, सेम हाइट से गिराएंगे तो? बिल्कुल सेम टाइम पर, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। मास कितना भी हो इनका, सेम टाइम पर। समक्ष, अंश, अंशिका, अनुभव, डाउट्स कुछ? No, sir. सर हाँ एक्सक्यूज मी सर ये सर, अगर ये f external is equal to ma, इसमें acceleration variable है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो कोई बात नहीं, फोर्स वेरिएबल होगी। एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन तो फोर्स भी टाइम सर का। वेरिएबल हाँ। नॉन
Yes sir. अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा ना, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आपकी फोर्स भी वेरी करेगी, फोर्स भी टाइम का फंक्शन होगा। जैसे जैसे एक्सेलरेशन वेरी करेगा वैसे वैसे फोर्स वेरी करती चली जाएगी। फॉर्मूला आप यही यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। समक्ष, अब आप बताइए क्या पूछा था? समक्ष कुछ पूछ रहे थे? सर मेरे को एक क्वेश्चन था फ्रिक्शन के ऊपर। हाँ बोलो मानस। सर अगर एक बॉडी हम एक पर्टिकुलर हाइट से स्लोप में मतलब रोल कर रहे हैं, रोल डाउन हो रही है वो बॉडी, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में चेंज होगी, तो वो बॉल तो तब रुकेगी ना जब मतलब काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली बर्न आउट हो जाएगी, तो इसमें फ्रिक्शन तो आ ही नहीं रहा है। आएगा। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये बॉडी है, रोल करती हुई नीचे आ रही, ये यहाँ रुकती थोड़ी ना, आगे भी तो चली जाएगी सरफेस पर। मानस, यहाँ क्यों रुकेगी? ये तो आगे बढ़ती चली जाएगी। हाँ सर वही, मतलब आगे जब बढ़ रही है तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी या इसलिए रुकेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई बॉडी की? खत्म क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ आकर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, उसी काइनेटिक एनर्जी से आगे जाता रहेगा। रुकेगी तो तब जब फ्रिक्शन होगा जो इसे रोक देगा, या कहीं कोई कोलिजन हो जाए इलास्टिक, वरना नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। स्लोप से फेंको, फिर स्लोप से नीचे आती जाएगी और उसके बाद इधर मूव कर जाएगी। रुकेगी तब मानस जाके जब फ्रिक्शन हो। हाँ मानस। हाँ सर, हाँ समझ गया। मैत्री, ऐसा क्यों वो मास पर डिपेंड क्यों नहीं है? मैत्री, मास का सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ का मैंने कि मास का सिग्निफिकेंस नहीं है स्पेस में? भाई दो बॉडीज हैं, एक 2 kg की बॉडी है, एक 200 kg की बॉडी, दोनों को फेंका, सेम फोर्स अप्लाई करी, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा मोमेंटम से वेलोसिटी से मूव करता रहेगा स्पेस में, ये कम वेलोसिटी से मूव करेगा स्पेस में। मास का तो सिग्निफिकेंस है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मास का सिग्निफिकेंस नहीं है। फोर्स तो डिपेंड कर ही रही है मास पर, मोमेंटम भी डिपेंड कर रहा है मास पर, मास का तो सिग्निफिकेंस है ही हर जगह। बेहतरीन। हाँ, फर्स्ट वाला पहले पहुंच जाएगा अगर कोई जगह तुमने फिक्स करी हुई है, कम टाइम लगेगा, राइट? बिल्कुल कम टाइम लगेगा। हम तो सिर्फ स्पेस में ये बात कर रहे थे कि रुकेगा नहीं, कुछ भी वेलोसिटी और रुकेगी नहीं, बॉडी मूव करती रहेगी हमेशा।